Hello everyone, this is the third part of unit number 2, structure of atom. So last lecture में we discussed about the charge mass of electron, right? E by m ratio मिला था, उसके बाद charge of electron, उसके बाद finally mass of electron find out हो गया था. तो अब तक वैल्यूज़ पता चल गई थी कि ठीक है भाई, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है. अब नेगेटिवली चार्ज है तो वो चार्ज कितना है, वो मास कितना है, ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर हो चुकी थी. अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन के बाद सबको ये आइडिया था कि जो एटम है ना वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, राइट? एटम न्यूट्रल होना चाहिए. तो अगर इस एटम के अंदर कुछ नेगेटिव मिल रहा है जिसे हमने अच्छा सा नाम दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसे न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, राइट? अल्टीमेटली तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही न्यूट्रल बनाते हैं सिस्टम को. सो यहाँ पे एक आइडिया क्रिएट हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो साथ में कुछ तो ऐसा होगा जो उसे न्यूट्रल बनाने के लिए भी प्रेजेंट होगा अंदर. सो वहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जो बहुत अमीर थे, बहुत अमीर मतलब बहुत अमीर. उनके नाम में ही गोल्ड था, ठीक है? उनका नाम था गोल्डस्टीन. इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है? प्रोटॉन तो हालांकि मतलब थोड़ा लेट से इसका नाम मिला था, बट हम जानते हैं कि डिस्कवर हो गया था, तो हम इसे शुरुआत से ही प्रोटॉन बुलाएंगे. सो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया. अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने जो जे थॉमसन का बेस एक्सपेरिमेंट था उसी को यूज़ किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही, एंड उसी से कुछ हल्के चेंजेस करके इन्होंने डिस्कवरी की प्रोटॉन्स की. सो लेट्स सी दी एक्सपेरिमेंट. कि सबसे पहले तो इन्होंने लिया डिस्चार्ज ट्यूब, राइट? जो नॉर्मल अरेंजमेंट्स थी कि हाई वोल्टेज चाहिए, जिंक सल्फाइड की कोटिंग चाहिए, एयर होना चाहिए विद दैट वेरी लो प्रेशर, ये सारी कंडीशंस फुलफिल की. एंड जो हल्का चेंज किया इन्होंने, दैट वाज कि जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में था, ही यूज्ड कैथोड एंड एनोड, राइट? एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट एनोड वाज परफोरेटेड, राइट? द लेयर ऑफ एनोड इट हैड होल्स. सो उस होल्स के थ्रू कुछ रेज पास हुई एंड वो पीछे स्ट्राइक की जिंक सल्फाइड कोटिंग पे, ग्लो मिला. उससे पता चला कि ठीक है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, इनकी वजह से हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है. बट गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने ये काम उल्टा कर दिया कि एनोड की जगह पे जो कैथोड है ना उससे परफोरेटेड लिया. ओके, सो ओवर हियर दिस पार्ट इट वाज द परफोरेटेड कैथोड. एंड इस परफोरेटेड कैथोड के पीछे यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई. ओके, एंड जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तब ये चीज़ ऑब्जर्व हुई कि यहाँ पे कुछ ग्लो देखने को मिल रहा है. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिन की बात करें, मेनली ओरिजिन कहाँ से आ रहा है प्रोटॉन्स का, तो यहाँ पे जो गैस यूज़ की गई है ना अंदर, दैट वाज H2, ठीक है? अब गोल्डस्टीन वाज वेरी मच रिच, ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ हटके ट्राई करते हैं, भाई पैसे वाले लोग हैं. सो H2 को यूज़ किया था. एंड H2 पे जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो होने वाले, राइट? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेगी. सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, मतलब जिसका ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुका है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इसके पहले कि इलेक्ट्रॉन्स तो है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे एनोड के टूवर्ड्स बहुत हाई स्पीड में, इनको जब H2 के एटम्स से इनकी मुलाकात हुई, हाइड्रोजन के एटम से जब इन इलेक्ट्रॉन्स की मुलाकात हुई जो ऑलरेडी एकदम स्पीड ऑफ लाइट पे थे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ अराउंड 3 × 10⁸, राइट? ये बहुत हाई स्पीड होती है. सो ये जब इतनी ज़बरदस्त स्पीड से हाइड्रोजन के एटम से मिले, तब क्या किया, अब हाइड्रोजन के एटम से मिल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यू टर्न मार के निकल जाएंगे, वो उसे एकदम अलग करते हुए गए, मतलब डिवाइड करते हुए गए हाइड्रोजन के एटम को. किस तरीके से, जो हाइड्रोजन का एटम था ना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया. सोचो, इनकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है कि उससे हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन था ना उसको अलग कर दिया. अब हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर कोई एटम है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन के ही एटम की बात करें, वो यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है? हाइड्रोजन का एटम अच्छे से इस तरीके से घूम रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए तो बहुत ज़ोर से इनको नॉक किया हाइड्रोजन के एटम्स को, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया. अब हाइड्रोजन के एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो क्या बचेगा, जस्ट प्रोटॉन, राइट? तो H+ मिल गया हमें वहाँ पे. सो इस तरीके से ये जो रिमूवल हुआ, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट न्यूट्रल एटम, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जो कि हम देख सकते हैं इट इज़ H+, राइट? और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स थे ना, ये मूव किए परफोरेटेड कैथोड की तरफ, ठीक है? अब तो ये पॉजिटिव हो गया, जैसे आई क्लीन दिस, यस. अब तो ये H+ कहाँ मूव किया,
कैथोड की तरफ गया। एंड कैथोड जो ऑलरेडी परफोरेटेड है, जिसके पास ऑलरेडी होल्स है, यहाँ पे ये चीज़ पास हुई कैथोड के लेयर पे से, एंड यहाँ पे हमें मिला दैट बीम ऑफ पॉजिटिव रे, या तो एनोड रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कैथोड के होल्स के थ्रू पास हो रही है। सो दीज चार्ज आयंस दे कैरी वेरियस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो लूज हुए हैं उस एटम से। अब हाइड्रोजन वॉज द सिंपलेस्ट एटम, हाइड्रोजन से सिंपल तो कोई एलिमेंट ही नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सो हाइड्रोजन के अंदर से जब हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी बेचारे के पास एक ही है, तो इस हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, जो पास हुआ कैथोड के परफोरेटेड लेयर से। एंड फिर हमें यहाँ पे ये स्पॉट देखने को मिला, दैट वाज दिस ग्लोइंग पोर्शन ऑफ जिंक सल्फाइड। सो इस तरीके से जनरेट हुआ ये पॉजिटिव रेज, या फिर कैनाल रेज भी बोलते हैं इसे, कैनाल रेज, बिकॉज ये जो ड्रेनेज पाइप सिस्टम जो होता है ना, वाटर पाइप सिस्टम, यहाँ पे आप लोगों ने कैनल्स का नाम सुना होगा, तो क्योंकि कैथोड पे यहाँ पे ये जो परफोरेटेड पार्ट है ना, उसे कैनल्स की तरह एज्यूम किया जाता था, सो उन्हें कैनल रेज का भी नाम मिला, देन पॉजिटिव रेज का भी नाम मिला, फिर कुछ जगहों पे एनोड रेज भी कहा जाता था। सो इन सब चीज़ों से जनरेट हुआ एक नया मेंबर एटम का, विच वॉज प्रोटॉन, ठीक है। सो अब तक एटम का परिवार किन किन चीज़ों से बन गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है उसके पास, अब प्रोटॉन भी आ गया। ओके, सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays, okay, carrying that positively charged particle. Now there were some specific characteristic, वो देख लेते हैं। First is that unlike cathode rays, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas, okay, present in the cathode ray tube. These are simply the positive charged gaseous ions. इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम नेचर ऑफ गैस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उस पर वो डिपेंड नहीं करता था। बट इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ये चीज़ खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मास है इनका वो डिपेंड कर रहा है गैस के नेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज द चार्ज टू मास रेशियो, मतलब द E/m रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस विच दीज ओरिजिनेट, मतलब जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है ना, उस गैस के नेचर पे डिपेंड करता है ये दिस E/m रेशियो। Next characteristic was that some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge. ये भी सही है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनके पास काफ़ी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज था, मल्टीपल्स। देन नेक्स्ट दैट इज द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। जो बिहेवियर इनका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऑब्जर्व करते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं था। इलेक्ट्रॉन के केस में कुछ और हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा था, और यहाँ पे कुछ और बिहेवियर था। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड प्रोटॉन। यस, हाइड्रोजन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमें मिलता है दिस H+, जिसे प्रोटॉन कहा गया। ओके, एंड इसके बाद लेटर अ नीड वॉज फेल्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। अब प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद भी था कि कुछ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल और होगा जो इस एटम को कंस्टिट्यूट करता है। तो इसके बाद जो एटम के परिवार का एक और मेंबर था उसकी एंट्री हुई, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। अब इतना न्यूट्रल होने के बाद भी न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अगर जैसे हम कोई भी एटम ले, ठीक है, कोई भी, जैसे चलो सपोज़ कोई एटम है फ्लोरीन का, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, राइट। मतलब इसके पास प्रोटॉन्स कैसे हो गए, इन पे 9 चार्ज होगा, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन 9 हो गए, तभी तो ये न्यूट्रल हो रहा है। तो उस सिचुएशन में तो इनके बीच आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्जन हो जाना चाहिए, राइट। अगर आप सेम चार्जेस को आपस में साथ में रखो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिपल्जन होना चाहिए। तब लगा कि अगर इतना एक्सेस रिपल्जन है तो कुछ तो होगा जो इसे और स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो वहाँ से निकल के आया न्यूट्रॉन का आइडिया कि भाई शायद न्यूट्रॉन ही है जो ये घर संभाले रखा है अच्छे से, जिसने अच्छे से प्रॉपर्ली स्टेबल न्यूट्रल रखा है पूरे एटम को। सो देन स्टार्टेड द डिस्कवरी फॉर न्यूट्रॉन, जिसका क्रेडिट जो है हम देते हैं एक साइंटिस्ट चैडविक उनको। सो द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज डन बाय चैडविक एंड इट वॉज अबाउट 1932। ये काफ़ी बाद में ये डिस्कवरी हुई, बट इसके पहले इट वॉज अबाउट 1836 के आसपास देयर वाज दिस रिसर्च गोइंग ऑन रेडियो एक्टिविटी। मतलब इस ईयर के टाइम पे देयर वाज दिस फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है, ये एक्चुअली यूरेनियम सॉल्ट्स पे ना
रिसर्च कर रहे थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, यूरेनियम का जो सॉल्ट था ना उसे एक पेपर में रैप करके विथ अ फोटोग्राफिक प्लेट एक ड्रॉर में रख दिया। एंड आफ्टर दैट, मतलब जब नेक्स्ट टाइम व्हेन ही अगेन विजिटेड दैट ड्रॉर, तब इन्होंने देखा कि वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ना इट वाज डार्कन्ड, ठीक है, वो डार्क हो गई थी। अब ये चीज़ कैसे हुई, बिकॉज ड्रॉर तक तो ना सनलाइट जा रहा है ना कुछ आ रहा है, वो तो बंद ही था। सो यहाँ से और इस पे रिसर्चेस शुरू हुई कि ऐसा तो क्या था कि जिसकी वजह से वो पूरा जो प्लेट था वो डार्क हो गया। एंड लेटर ऑन इट वाज फाइनली डिस्कवर्ड कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे यूरेनियम हो गया जो उस समय उन्होंने यूज़ किया था, ऐसे जो एलिमेंट्स है ना दे एमिट सर्टेन हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है। कैसी एनर्जी रेडिएट करते, दे रेडिएट सम हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस। ऐसी एनर्जी, ऐसी रेडिएशंस होती है जो उस ब्लैक पेपर को भी पेनिट्रेट कर गई। ओके, सो इस वजह से ये फिर कंफर्म हुआ कि ठीक है भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब दे आर emitting some radiations. And later on it was observed that these rays they can ionize air, they can penetrate solid matter and also produce out some light, ठीक है। सो ये जो फिनोमेना था, दिस spontaneous emission of active radiations by some elements, that was known as radioactivity. ओके, तो अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है उसमें हम देखते हैं कि बेसिकली हमें 3 तरीके के खास पार्टिकल्स मिलते हैं। वन इज़ अल्फ़ा, देन बीटा एंड देन गामा, ठीक है। ये जो 3 खास पार्टिकल्स मिलते हैं, दीज आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी डिटेल स्टडी की गई, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल इन दैट, बट ये जो 3 पार्टिकल्स है, एक्चुअली अगर मैं रेज बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो अल्फ़ा रेज है, ओके, द वन टाइप ऑफ रेज, ये डिफ्लेक्ट करती है टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, टूवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अगर ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है एंड सडनली हम कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखे तो ये उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से ये चीज़ क्लियर होती है कि ये खुद कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रही है मतलब खुद कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। सो दे वर कंसिस्टिंग ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। एंड फिर आगे रिसर्च हुई कि इनके हर एक पार्टिकल का मास क्या होगा, चार्ज क्या होगा। ओके, अब ये जो दूसरे काइंड ऑफ रेज है, दूसरे जो पार्टिकल्स है, दीज आर बीटा पार्टिकल्स। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ रेज दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बीटा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं मतलब खुद कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट, खुद नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो दीज रेज, दीज आर नोन एज बीटा रेज। एंड फिर इन पे भी रिसर्च की गई कि इनका चार्ज क्या होगा। फिर इन्हें स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसिडर किया जाता था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स भी दे आर ऑल्सो अल्टीमेटली नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो थर्ड टाइप ऑफ रेज थी ये कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, ये ना तो अल्फ़ा ना तो बीटा, किसी की तरह डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही थी, इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल थी, सो दे वर नेम्ड एज दीज गामा रेज। ओके, सो दे वर कंसिडर्ड एज दैट हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद नो चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। सो इस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से ये 3 रेज का डिस्कवरी हुआ उस टाइम पे। वन वॉज अल्फ़ा, बीटा एंड देन गामा। ओके, अल्फ़ा जो रेज है they are deflected towards the negative electrode, beta rays they are deflected towards the positive electrode, and gamma जो है वो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, they were completely neutral. So इतनी डिस्कवरीज हुई। अब इसके काफ़ी समय बाद फिर आई एंट्री न्यूट्रॉन की एंड इट वॉज डन बाय चैडविक, ठीक है। एंड ये जो रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा फेज चल रहा था, जो डिस्कवरीज हो रही थी, उसी पे से कुछ आइडियाज़ लेके चैडविक ने भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। एंड इट वॉज डन बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। जब बेरिलियम होता है ना उसकी एक पतली सी शीट ली गई एंड उस पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, ठीक है। एंड सो दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन्स वर इमिटेड, ही नेम दोज पार्टिकल्स एट न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट हुआ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जिनका जो मास है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा है, वैसे पार्टिकल्स एमिट हुए, ठीक है। सो उनको नाम दिया गया फिर न्यूट्रॉन, एंड इस तरीके से न्यूट्रॉन वॉज फाइनली डिस्कवर्ड. So now after all these discoveries, finally the family of atom was completed, right? The members like electron, proton, neutron, finally they all were discovered. So it was completed कि ठीक है भाई एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज हुआ दैट वाज कि ये एलिमेंट्स जो अवेलेबल है, ठीक है, जो भी मैटर है उसके अंदर एटम आया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आए.
अब बात आती है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होगा उसके अंदर। ओके, हमने कह दिया कि इट इज़ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ प्रोटॉन, इट इज़ न्यूट्रॉन, दीज ऑल थ्री आर प्रेजेंट इन एन एटम। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, किस तरीके के प्रॉपर अरेंजमेंट में, किस तरीके के मॉडल में एटम एक्चुअली दिखता होगा। सो दिस लेड टू अनदर डिस्कवरीज, एक्चुअली स्ट्रीम ऑफ डिस्कवरीज, जिसने बहुत अलग अलग मॉडल्स एक्सप्लेन किए कि एटम ऐसा होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा एंड मच मोर। सो एटम के अलग अलग मॉडल्स के लिए फिर आगे डिस्कवरीज बढ़ी। And the major problems before the scientists after that discovery of subatomic particles were firstly to account for the stability of atom, कि atom की stability कैसे account करेंगे. Next was to compare the behavior of elements in terms of both physical and chemical properties. Next major problem was that to explain the formation of different kinds of molecules by combination of different atoms. Another problem was that to understand the origin and nature of the characteristics of electromagnetic radiation absorbed or emitted by atoms. So ये कुछ issues थे साइंटिस्ट के सामने कि अगर एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो उनकी स्टेबिलिटी का क्या, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या, वो किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं एटम्स में से, एंड उनके नेचर का क्या, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है एटम्स में से, इन सब चीज़ों का क्या। तो यहाँ से फिर इट स्टार्टेड कि एटॉमिक मॉडल्स आने लगे नए नए, एंड बहुत लोगों ने काफ़ी अलग अलग तरीके के एटॉमिक मॉडल्स दिए। उसमें जो हमें खास इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं दैट इज़ वन इज़ द जे थॉम्सन मॉडल जो थॉम्सन अंकल का है, एंड दूसरा है दैट इज़ द रदरफोर्ड मॉडल। इट इज़ अ स्मॉल टेबल दैट इज़ गिवन। इट गिव्स द सिंबल, द चार्ज, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो फॉर द इलेक्ट्रॉन वी नो द चार्ज दैट इज़ -1.6022 into 10 to the power -19. For the proton, actually it was assumed till then कि एटम जो है इट इज़ न्यूट्रल, अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कुछ होगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 into 10 to the power -19, सो प्रोटॉन अगर उसे स्टेबलाइज कर रहा है, उसे न्यूट्रल कर रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी प्लस, राइट, एंड चार्ज तो वही रहेगा। सो द चार्ज फॉर प्रोटॉन बिकम्स प्लस 1.6022 into 10 to the power -19। एंड न्यूट्रॉन का तो हम जानते हैं कि इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। देन द रिलेटिव चार्जेस, यस, दैट इज टेकन एज -1 एंड देन +1 फॉर प्रोटॉन। मास के केस में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, दैट इज 9.1 into 10 to the power -31। प्रोटॉन के केस में मास क्या हो जाएगा, 1.676। So here is a small table that gives the information about the symbol, the charge, the mass for electron, proton and neutron. So electron के केस में the charge is -1.6022 into 10 to the power -19, and because till then it was observed कि if there is something negative like electron, so there has to be something positive to stabilize this negative charge. So for the proton the charge was assumed that क्योंकि ये न्यूट्रल कर रहा है एटम को, क्योंकि ये स्टेबलाइज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, सो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसा ही होगा। इट्स जस्ट कि जो साइन होगा इसका प्रोटॉन का, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए पॉजिटिव साइन लगा दिया। सो द चार्ज बिकम्स सेम as the electron, that is 1.6022 into 10 to the power -19. It was just कि यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड इलेक्ट्रॉन के केस में हम नेगेटिव बताते हैं। देन फॉर द न्यूट्रॉन का तो हमें पता है, इट्स सिंपल, चार्ज है ही नहीं बेचारे के पास। देन रिलेटिव चार्जेस, दैट इज -1 फॉर इलेक्ट्रॉन, +1 फॉर प्रोटॉन एंड 0 फॉर न्यूट्रॉन। देन मास पर kg, दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए इट इज़ 9.1 into 10 to the power -31। प्रोटॉन के लिए इट इज़ 1.67262 into 10 to the power -27। न्यूट्रॉन के लिए इट वॉज 1.67493, मतलब दर इज़ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मास व्हेन वी कंपेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर। सो यहाँ पे बहुत हल्का सा इंक्रीमेंट है न्यूट्रॉन के मास में एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। सो इट बिकम्स 1.67493 into 10 to the power -27। देन एटॉमिक मास, इनका इलेक्ट्रॉन का जो मास है इन AMU, दैट इज़ यूनिफाइड मास के फॉर्म में गिवन है, दैट इज़ 0.00054। देन प्रोटॉन का है अप्रॉक्स 1, न्यूट्रॉन का है अप्रॉक्स 1। सो ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, एंड इन वैल्यूज़ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एटम जो इतना छोटा है खुद में, उस एटम के अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन तो वो कितना छोटा होगा। ओके, एंड उसके अंदर भी फिर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये कितने स्मॉल, कितने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं।
सो इसलिए ये जो चार्जेस इनकी वैल्यू, देन ये मास जो है इनकी वैल्यूज़ ऐसी है, ओके, रेज टू -31, -27, जस्ट इमेजिन कि वैल्यू कितनी छोटी होगी। सो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल। सो वेरी फर्स्ट मॉडल दैट इज़ दी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब जो थॉमसन अंकल थे ये काफ़ी खुश चल रहे थे बिकॉज इन्होंने काफ़ी हद तक डिस्कवरीज कर दी थी। अब तक इनका जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था वो तो फेमस हो गया था। सो इन्होंने क्या किया, आगे स्टडीज़ की इस पे, एंड उनको ये सस्पेंस जो था इसे हटाना था कि आखिर एटम दिखता कैसा होगा, क्या शेप होगा, क्या चीज़ कैसे अरेंज्ड होगी, उन सब चीज़ों पे इन्होंने स्टडीज़ स्टार्ट कर दी। सो अकॉर्डिंग टू हिम एन एटम इट पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। ठीक है, एटम कैसा होगा, एक स्फेरिकल शेप का होगा, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये प्लस वाला जो चार्ज होगा, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं पे कोई भी तरह की पार्शलिटी नहीं कि भाई इधर इधर अपने लोग हैं तो इधर ज़्यादा चार्ज, इधर बाहर वाले लोग हैं तो यहाँ कम चार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं। इट वॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे आर एम्बेडेड, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो वाटरमेलन है इसके अंदर जो इसके सीड्स होते हैं ये किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं बीच में, उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है एटम के मॉडल में वो भी उसी वे में एम्बेडेड होते हैं। इट इज़ इन सच अ मैनर सो दैट इट गिव्स दैट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ओके, इस तरीके से वो एम्बेडेड होते हैं अंदर कि वो एक प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट देते हैं। एंड क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट था, जैसा थॉमसन ने एज्यूम किया कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट सिमिलैरिटी दिखाता था वाटरमेलन के साथ, इसलिए हम इसे वाटरमेलन भी कहते हैं या फिर प्लम पुडिंग या तो रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। सो इसके काफ़ी अलग अलग नाम है। सो थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसा है, स्फेरिकल है। ओके, पॉजिटिव चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन वो कैसा है, इट इज़ एम्बेडेड इनटू सच अ मैनर कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट को प्रॉपरली स्टेबल रखता है। ओके, एंड दूसरे कौन से नाम थे इस मॉडल के, दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, देन वाटरमेलन, ये सारे अलग अलग नाम थे। An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. एक खास फीचर जो इस मॉडल का था कि जो एटम का मास है, ओके, द मास ऑफ एटम वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये कोई एटम है ना तो पूरी तरह इसके ऊपर जो मास होगा ना वो पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं। ओके, then although it explained the overall neutrality of the atom but was not consistent with the result of later experiments. भले ये सारी न्यूट्रलिटी ये सब चीज़ें समझा रहा था एटम की, बट स्टिल मतलब पूरी तरह सेटिस्फैक्शन नहीं था। जो आगे रिजल्ट्स आए, जो आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो थॉमसन अंकल ने काफ़ी अच्छा मॉडल दिया बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लेटर एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद एंट्री हुई रदरफोर्ड की। ओके, रदरफोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त एंट्री ली अपने न्यूक्लियर मॉडल के साथ। इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर की कि जो थॉमसन के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। सो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया, दैट वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, ही बम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब रदरफोर्ड जो थे ये भी गोल्डस्टीन की तरह काफ़ी अमीर थे। सो जिस तरीके से गोल्डस्टीन ने, भले ही नाम में गोल्ड था बट उन्होंने कहीं पे गोल्ड यूज़ नहीं किया, उसी तरह रदरफोर्ड ने भले ही नाम में गोल्ड नहीं है बट स्टिल इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया। सो एक गोल्ड का फॉइल लिया एंड उस गोल्ड फॉइल पे इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। ओके, एंड इतना करने पे क्या देखने मिला कि देर आर सम स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। इट वॉज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड मेटल। जो गोल्ड मेटल था ना उसके सामने, मतलब उस पर एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लगाया गया जहाँ से पूरी तरह स्ट्रीम निकलेगी इस अल्फ़ा पार्टिकल की किसी रेडियो एक्टिव सोर्स में से। ओके, एंड उसे बम्बार्ड किया, उसे फायर किया एक तरीके से गोल्ड मेटल के इस थिन फॉइल पे। अब ये जो थिन फॉइल था इट हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। इसके आसपास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ओके, मतलब जिंक सल्फाइड की कोई एक तरह की कोटिंग की गई थी। जब भी अल्फ़ा पार्टिकल उस स्क्रीन पे स्ट्रक करते, ठीक है, उस स्क्रीन पे जब भी ये स्ट्रक होता तो एक हल्का सा फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलता, क्योंकि जिंक सल्फाइड तो है ही ग्लो बताने के लिए, राइट। सो वो जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ना, जब वो सोर्स में से निकल के इस लेयर पे जा रहे थे, इस थिन फॉइल पे जा रहे थे गोल्ड मेटल के, तो वहाँ पे हल्का सा फ्लैश हो रहा था। जैसे इधर गिरते तो यहाँ फ्लैश होता, यहाँ गिरते तो यहाँ फ्लैश होता। इस तरीके से उस पर्टिकुलर एट दैट पॉइंट
when that alpha particle struck that screen, a tiny flash of light was observed. So कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया था. दिस वॉज दैट थिन गोल्ड फॉइल जिसे इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ रखा गया आसपास, मतलब प्रॉपर कोटेड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी. एंड यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा गया. ठीक है. सो जब ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट होगा इस थिन गोल्ड फॉइल पे, तो ये जो स्क्रीन था इस पे जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ स्ट्राइक करेगी वहाँ वहाँ ग्लो देखने को मिलेगा. ओके. सो कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन्होंने. एंड दिस इज़ दैट मॉलिक्यूलर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट कि ये जो गोल्ड फॉइल था ना उसके अंदर भी एटम है. तो ये एटम, एंड जब अल्फा पार्टिकल्स उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, देन कुछ और वेज में कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे, इस कुछ कुछ डिफ्लेक्शंस अलग अलग एंगल पे दिखा रहे हैं और कुछ स्ट्रेट भी पास हो रहे हैं. सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिला in case of that Rutherford's model. Now, yes, this is the diagram. जब alpha particles bombarded on that gold foil, तो क्या हुआ कि जो बीम थी alpha particles की वो इन एटम्स में से डिफ्लेक्ट कर रही थी. कुछ लेवल पे डिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे यहाँ पे हो गया, देन यहाँ पे हो गया, फिर ये तो स्ट्रेट जा रही है, कुछ जगह यहाँ पे हो गया, मतलब अलग अलग तरीके का डिफ्लेक्शन दिख रहा था अलग डायरेक्शंस में. एंड मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स जो थे दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो स्ट्रेट बस चले ही गए आगे. सो ऐसी चीज़ें क्या देखने को मिल रही थी, उससे क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे थे. सो अकॉर्डिंग टू थॉम्सन द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम शुड हैव बीन स्प्रेड evenly over the entire atom, and alpha particles had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of mass. थॉमसन अंकल ने क्या बताया था कि अगर कोई भी एटम है तो उसका मास पूरे पे एंटायरली यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होना चाहिए, एंड जो अल्फा पार्टिकल्स है उनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो डायरेक्टली पास हो सके ऐसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से. बट हमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला. कुछ ऐसी डिफ्लेक्ट कर गई, कुछ कहीं और टर्न मार गई, कहीं कुछ और अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर गई. सो ये चीज़ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी कि जो थॉमसन के आइडिया से मैचअप नहीं हो रहा था. Then it was expected that particles would slow down and change directions only by a small angle as they passed through the foil, but it was observed that most of the alpha particles they passed through the gold foil undeflected, मतलब they passed straight, ठीक है, with no deflection at all. A small fraction of alpha particles was deflected by small angles, बहुत ही small proportion था जो small angle से deflect हुआ. A very few alpha particles, like 1 in 20,000, such alpha particles they bounced back, that is they were deflected nearly 180 degree. मतलब ऐसे जा रहे थे ना तो वैसे ही 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गए, टूवर्ड्स डायरेक्टली बाउंस्ड बैक उस तरीके से. ओके. एंड ऐसे बहुत कम थे, वेरी फ्यू, लाइक 1 in 20,000, 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो इस 180 टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा था. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अलग अलग देखने को मिली जो थॉमसन से मैच नहीं कर रही थी उनके मॉडल से. सो ये हमें ऑब्जर्वेशंस मिले. फर्स्ट वॉज दैट अल्फा पार्टिकल पास्ड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. कुछ ऐसे थे स्मॉल फ्रैक्शन जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, एंड लास्टली बहुत फ्यू ऐसे थे जो बाउंस बैक किए एट 180 डिग्री. सो रदरफोर्ड ही ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, बिकॉज ज़्यादातर तो स्ट्रेट चले गए. अगर स्पेस जो है अगर वो खाली नहीं होता तो वो डिफ्लेक्ट कर जाते मोस्ट ऑफ, बट ऐसा नहीं हो रहा था. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दे वर्स ट्रैवलिंग स्ट्रेट, मतलब वो सीधे पास हो गए. सो ज़्यादातर जो स्पेस होगा एटम में वो एम्प्टी होगा, खाली होगा, तभी तो ये चीज़ देखने को मिल रही है. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वाज अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू enormous repulsive force showing that positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. मतलब बहुत फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो डिफ्लेक्ट हुए क्योंकि इतना ज़्यादा जो रिपल्सिव फोर्स है दैट शोज़ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो पूरा एक तरीके से स्प्रेड आउट नहीं है जैसा थॉमसन ने एज्यूम किया था. The positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particles. जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत ही सेंटर में कुछ छोटा सा एकदम कंसनट्रेटेड पोर्शन है उसका, बहुत छोटे से वॉल्यूम में, जो इसे पूरा डिफ्लेक्ट करवा रहा है. ठीक है. सो इस तरीके से द पॉजिटिव चार्ज इट हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स. Lastly, the calculations by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligible. It is negligibly small as compared to that total volume of the atom. मतलब जो एटम है
उसके अंदर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई उसका जो वॉल्यूम था इट वॉज नेग्लिजिबल एटम के कंपैरिजन में। मतलब कहाँ एटम और कहाँ ये छोटा सा न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर्स। इमेजिन ये वैल्यू कितनी छोटी होगी। देन while that of the nucleus is 10⁻15. So one can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, अगर कोई क्रिकेट बॉल है वो न्यूक्लियस है तो जो रेडियस होगा ना एटम का इट वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर्स। सो जो 5 किलोमीटर्स कितना डिस्टेंस है उस पर जो क्रिकेट का एक बॉल रखो ना आप वो हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। सो इट शोड सच लार्ज डिफरेंस। सो कुछ इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। नाउ इस पे से रदरफोर्ड ने जो नया मॉडल दिया अपना न्यूक्लियर मॉडल बताया इट वाज कि जो पॉजिटिव चार्ज है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसनट्रेटेड। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हट गई यहाँ से, वो कंसनट्रेटेड है ओके पॉजिटिवली वाला चार्ज इन दैट स्मॉल रीजन एंड इसे नाम दिया न्यूक्लियस का। ओके यहाँ से आ गया नाम न्यूक्लियस का एंड ये गिवन था रदरफोर्ड की तरफ से। Next was the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbits. Rutherford's model of atom resembles the solar system. मतलब रदरफोर्ड ने बताया कि ठीक है भाई एटम है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है कहीं सेंटर में ओके एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। इस न्यूक्लियस के आसपास ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से सोलार सिस्टम में हम देखते हैं कि सन है राइट, सन हो गया न्यूक्लियस एंड जो प्लैनेट्स आगे पीछे घूम रहे हैं ना वो हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में विथ हाई स्पीड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ तो फोर्स होगा ना जो अच्छे से बांधे रखा है इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स को आपस में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। तो दैट वॉज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसने ये काम किया है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इन सबको एक जगह पे टुगेदर रखा है।